Hello everyone, this is Tanya. Today I am here to present my business study topic that is staffing. आज हम समझेंगे staffing कहते किसे हैं, staffing की definition को जानेंगे और staffing process क्या होता है वो समझेंगे इस वीडियो में। तो let's start with our first topic that is staffing. सिंपली शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो स्टाफिंग कहते किसे हैं। स्टाफिंग दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला स्टाफ, दूसरा आईएनजी। स्टाफ मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक लोगों का समूह जो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। आईएनजी हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के टेंस में, जो कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ एक लोगों का ग्रुप क्रिएट करना जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस फॉर्म में चलाए, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। अगर हम हिंदी में कहें तो स्टाफिंग को हम कहते हैं भर्ती करना। तो लोगों की भर्ती करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। आइए अब हम जानते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन होती क्या है। अगर हम स्टाफिंग को सिंपल शब्दों में समझाएं तो स्टाफिंग हम कहते किसे हैं? पुटिंग द पीपल टू जॉब्स, लोगों को काम पे लगाना, वो हमारा स्टाफिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक बड़ी कंपनी है और उसमें बहुत सारी जॉब पोजीशंस खाली हैं, तो उन जॉब पोजीशन को भरने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टाफिंग में इंक्लूड किया जाता है। स्टाफिंग की अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो क्या बताती है? प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। प्लेसिंग की दूसरी डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि एक सही व्यक्ति को, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना, साथ ही उसके पास राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। उसे हम स्टाफिंग में इंक्लूड करते हैं। तो ये थी हमारी स्टाफिंग की डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हुई। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में 8 चीज़ें आती हैं समझने के लिए। जो पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, हमें कितने लोगों की भर्ती करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसी को हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टाफिंग प्रोसेस बिगिन विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर, कि हमें आगे भविष्य में जाके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, या फिर हम कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो टाइप ऑफ पीपल। यहाँ पे टाइप ऑफ पीपल कहने का मतलब क्या है? मैन पावर का मतलब ये नहीं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बस लोगों को भर्ती करते रहे। उसके लिए हमें एक टाइप ऑफ पीपल की भी ज़रूरत होती है, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो उस जॉब को करने के लिए। तब हम उस आदमी की भर्ती करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसे ही कहा जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पहले लोगों को पता करना पड़ेगा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन अब हमें ये तो पता चल गया हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता है, लेकिन कितने लोगों की आवश्यकता है वो कंपनी इन 3 स्टेप से डिसाइड करती है। आइए जानते हैं वो 3 स्टेप क्या हैं। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप: वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। पहला जो है हमारा है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है हमारा? फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरी दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उस मेले की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हम लोगों को दी गई है। तो उस मेले की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अगर हम लोगों को दी हुई है तो पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा वर्कलोड एनालिसिस। सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया, हमें पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है। हमें पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है। तो ये हमें किससे पता चला? वर्कलोड एनालिसिस की बेस पे हमें ये पता चला कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली को।
दूसरा हमारा आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पहले से ही कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 ले लिया कि हमारे पास जो पहले से एम्प्लॉयज़ हैं वो 10 हैं, और हमें तो फिर जो अब हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस को कंपेयर करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उतनी की ही हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे 100 - 10 हमारे पास आएगा 90। 100 हमें लोग चाहिए लेकिन 10 हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं, मीन्स हमें 90 लोगों की ज़रूरत है पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए। ये हमें कैसे पता चला? कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। हमने दोनों को कंपेयर किया, वर्कलोड एनालिसिस को और वर्कफोर्स एनालिसिस को, तो हमें पता चला कि हमें 90 लोगों की ज़रूरत है। अब ये करने के बाद जब आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर बोथ एज एक्सिस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेटेड अंडर स्टाफिंग। यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है। जब हमें वर्कलोड एनालिसिस पता चल जाता है हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, और वर्कफोर्स पता चल जाता है यानी कि हमारे पास पहले से कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। आई होप आपको पहला क्लियर हुआ हो, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं अब हमारे दूसरे स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, जो है हमारे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग, अट्रैक्ट, इन्वाइटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वाइट करना, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि वो वहाँ पर आके वैकेंट जॉब पोजीशन को होल्ड कर सकें, यानी वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। द मैनेजर ट्राई दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब। जो मैनेजर की कोशिश रहती है वो यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, ताकि उसे एक फ्रेश टैलेंट मिल सके, ताकि उसे एक बेस्ट कैंडिडेट मिल सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे दे रखा है मोस्ट कॉमन वे टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट इन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जॉब लेने के लिए, ताकि हमें एक फ्रेश टैलेंट मिल सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग आएंगे तो हमें उनमें से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे एक बेस्ट कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम देने के लिए। और लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने का जो सबसे सिंपल रास्ता है या सबसे पॉपुलर रास्ता है वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम न्यूज़पेपर में देते हैं, टीवी में देखते हैं, जिसे देखकर लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेने के लिए आते हैं। इसी को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब बस लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए, इसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, जो है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन होता क्या है? इट रिफर्स टू द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। जैसा हमें पढ़ के पता चला, हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाए, जिसके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग माना जाता है। कईयों में इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, कईयों में टेस्ट होते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है। तो जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली हम इंटरव्यूज़, टेस्ट के द्वारा किया जाता है। सिलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर, पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है? सिलेक्ट बेस्ट अमंग द अवेलेबल। जो हमारे पास मौजूद है उनमें से सबसे अच्छा कैंडिडेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ करना। दूसरा, सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें होंगी वो सीरियस वे में होंगी, अच्छे से होंगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट होता क्या है? ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज़ सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या है? वो कैंडिडेट आके अपना स्थान ग्रहण करेगा जिसके लिए उसे सिलेक्ट किया गया है। जिस जॉब के लिए उसे सिलेक्ट किया गया है वो कैंडिडेट आके वही जॉब पोजीशन होल्ड करेगा। दूसरा क्या होता है कि जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है
तो उसके घर पे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है और उसको बताया जाता है कि आप आज से आ जाइए और अपनी जॉब को आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज़ आस्क्ड टू ऑक्यूपाइंग द वैकेंट जॉब पोजीशन। ये हमारा था प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं ओरिएंटेशन किसे कहते हैं। ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, मतलब कि नए एम्प्लॉयज़ का पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोडक्शन करवाना, वो हमारा कहलाता है ओरिएंटेशन। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करवाती हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू फैमिलियराइज द न्यू एम्प्लॉयज़ विद द एग्जिस्टिंग। यहाँ पे फैमिलियराइज का मतलब ये है परिचय करवाना नए स्टाफ का पुराने स्टाफ से। चलते हैं अपने 5वें स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, जो है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? ट्रेनिंग होता है हमारा प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज, मतलब कि लोगों की, नए स्टाफ की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने का एक जो तरीका होता है वो हमारा ट्रेनिंग से ही पूरा हो सकता है, ताकि ट्रेनिंग देके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसे कहा जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारा होता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब कि एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाना, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो। जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो केवल एम्प्लॉय को मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि उनके काम को भी सुधारने में मदद करता है। अब हम चलते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? एक कंपनी द्वारा एम्प्लॉयज़ की फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना, उनकी परफॉर्मेंस को देख के उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल को यहाँ पे लिखा भी गया है, फीडबैक रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फीडबैक रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ की तैयार की जाती है, किसको देख के? उनकी परफॉर्मेंस को देख के। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उनको जांचना, फिर उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना, वो हमारा काउंट किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। आई होप आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, जो है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग हमारा होता क्या है? जनरली एम्प्लॉयज़ की फीडबैक रिपोर्ट को देख के या उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको प्रमोशन दिया जाता है। बीइंग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उसका ऑफिस में ओहदा बढ़ जाता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसको अपनी जॉब का सेटिस्फैक्शन होता है और उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है प्रमोशन। प्रमोशन में होता क्या है? हायर जॉब पोजीशन, उस आदमी को हायर जॉब पोजीशन मतलब कि बड़ी पोस्ट पे बिठाया जाता है, उसकी जो पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, स्टेटस और अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। इसी से हम कह सकते हैं उस आदमी को प्रमोशन मिला है या एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला है। प्रमोशन के बाद हमारा आता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग हमारा होता है प्रोवाइडिंग सम करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, इसी को कहा जाता है करियर प्लानिंग। आइए अब हम देखते हैं कंपनसेशन कहते किसे हैं। इट रिफ़र्स टू प्राइस ऑफ जॉब, मतलब कि एक काम को करने के बदले में हमें कितना प्राइस दिया जा रहा है, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कंपनसेशन। इट इंक्लूड पे, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब कि या तो पैसे दिए जाते हैं या कुछ अवार्ड दिए जाते हैं या तो कुछ और लग्जरी आइटम्स दी जाती हैं एक एम्प्लॉय को, उसे हम कहते हैं कंपनसेशन देना। उसके काम के बदले में उसे कुछ पे करना, उसे कहा जाता है कंपनसेशन। इट इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। जो कंपनसेशन होता है वो हम दो तरीक़ों से देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट एंड इनडायरेक्ट पेमेंट। आइए जानते हैं डायरेक्ट पेमेंट क्या होता है। वेजेस और जो सैलरी होती हैं जो एक एम्प्लॉय को दी जाती हैं उसके काम के तौर पे, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट क्या होता है? उसे कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, उसका इंश्योरेंस करवा देना, उसकी इंश्योरेंस की किस्तें कंपनी द्वारा भर देना, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट भी दो तरह की होती हैं, टाइम बेस्ड पेमेंट
एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। जो टाइम बेस्ड पेमेंट होती है वो क्या होती है? दिस प्लान्स मीन्स सैलरी, वेजेस और आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। मतलब कि यहाँ पे टाइम बंधा होता है कि हमें इतने टाइम के बाद हमें पेमेंट मिल जाएगी या हमें सैलरी मिल जाएगी, या तो वो वीकली डिसाइड होता है या तो वो मंथली डिसाइड होता है। इसी को कहा जाता है टाइम बेस्ड पेमेंट। अगला आता है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। मतलब कि इसके अंदर क्या आता है? अंडर दिस मेथड इज मेड टू एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस और यूनिट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या है? एक दिन में या एक महीने में या एक वीक में एक एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन कर रहा है या कितना एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है करके, उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। तो ये था हमारा कंपनसेशन। अब हम चलते हैं एक क्विक रिकैप की तरफ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग की डेफिनेशन को पढ़ा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाफिंग प्रोसेस को समझा कि इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। तो जो पहला था वो है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है ये हमें कहाँ से पता चलता है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा था हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो आके वहाँ पे जॉब करें। तीसरा था हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन था एक मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चौथा है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का मतलब क्या था? प्लेसमेंट का मतलब ये था कि वैकेंट जॉब पोजीशन को आके एम्प्लॉय द्वारा होल्ड करना, उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन हमारा था नए और पुराने स्टाफ का आपस में परिचय करवाना, उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। पांचवा हमारा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है। सातवां हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता था कि हमें एम्प्लॉयज़ की फीडबैक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, उसे हम इंक्लूड कर देते परफॉर्मेंस अप्रेजल में। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हमारा आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फीडबैक रिपोर्ट को देख के हम एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देना और उसका करियर प्लान करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद हमारा आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन हमारा होता है एक काम के बदले में एक एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, ये हमारा आता है कंपनसेशन में। कंपनसेशन टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। टाइम बेस्ड मतलब टाइम को देख के सैलरी या वेजेस पे करना, और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है उसकी एक दिन की या वीकली की परफॉर्मेंस को देख के उसको पैसे पे करना, उसको सैलरी देना, उसको वेजेस देना। Thanks to my subject teacher Mrs. Supriya ma'am for providing such kind of opportunity to us.